हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और आपके एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, आज हम इनकम टैक्स का ये जो चैप्टर नंबर आपका है प्रिपरेशंस एंड द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है। देखो मैं ये चैप्टर मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर है 23 है और एक बुक है जिसके अंदर 27 चैप्टर है। ठीक है, अच्छा तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो चैप्टर सीरीज होगी वो अलग अलग होगी। सो इसलिए मैंने ऊपर केवल चैप्टर लिखा है कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं, किस किस को फाइल करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसको नीड है, ये जो रिटर्न है आपकी अंडर सेक्शन 139 के अंदर फिल की जाती है। अच्छा, इसकी ड्यू डेट कब होती है, कब तक हमें इसको फिल करना होता है। अच्छा, इन केस लॉस का भी केस आता है, रिटर्न ऑफ द लॉसेस की भरनी होती है, बी लेटेड रिटर्न होता है, हम इसकी आप लेट हो जाते हो। अच्छा, रिवाइज रिटर्न भी होती है, डिफेक्टिव रिटर्न्स भी होती है। ठीक है, ई फाइलिंग्स कैसे आप करेंगे आपकी इनकम्स की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसे जरूरत होती है ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है कैसे आप याद कर सकते हो, वो एट द एंड में मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है ई फाइलिंग के। ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी डिस्कस किया था। मैंने इनकम टैक्स का जब क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, आप देख पा रहे हैं 2022 का भी क्वेश्चन पेपर है, देख पा रहे हैं 2023 का भी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आपको नजर आएगा न्यू क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके अंदर जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, देन आपको वहां पे नजर आएगा बीकॉम 6 सेमेस्टर 2022-2023 से, वहां पर आपको ये नजर आएंगे सभी क्वेश्चन पेपर 2023 के हैं। ओके जी, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आप कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे विजिट कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की मोस्ट ऑफ हमारे चैप्टर हो चुके हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इनको देख सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो पेनल्टी का चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस का चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, टीडीएस का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एडवांस टैक्स इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टैक्स अथॉरिटी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन सबकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, विद नोट्स आपको प्रोवाइड किए। अच्छा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को भी हम कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो रिटर्न शब्द लिखा हुआ है, प्रिपेयरिंग का तो मतलब क्या है, तैयार करना है, एंड फाइलिंग का मतलब क्या है, भरना किसी चीज को। किसको भरा जा रहा है, अच्छा रिटर्न को भरा जा रहा है, ऑफ इनकम को। अच्छा, सबसे पहले हम ना रिटर्न का मतलब जान लेते हैं कि रिटर्न क्या होते हैं, फिर आपको ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इजिली समझ में आ जाएगी। अच्छा, रिटर्न एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स जितनी भी होती है, डिटेल्स जो होती है आपकी, वो आपकी लिखी होती है। किसके बारे में डिटेल होगी मैम, अच्छा डिटेल होगी आपकी इनकम कितनी हुई है, अच्छा डिटेल होगी आपके कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, अच्छा डिटेल होगी आपने कितनी डिडक्शंस ली हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक हमने पढ़ा था, याद है। ये जो देखो नजर आ रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक का वाला चैप्टर, 1 घंटा 46 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट डिडक्शन की थी। अच्छा, उसके बाद हमने इसके अंदर और किसकी इंफॉर्मेशन होगी, आपके एग्जाम्पशंस की होगी। एग्जाम्पशंस कहाँ लेने वाले, जैसे कि हमने कैपिटल गेन हेड वाले में पढ़ा, 54 सेक्शन जो है स्पेशल एग्जाम्पशंस का है। अच्छा, इनके बेस पर हमारी टैक्स की लायबिलिटी क्या बनने वाली है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इन सब की डिटेल होती है। इनकम की डिटेल हो गई है, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस की डिटेल हो गई है, आपको कितनी डिडक्शन मिलने वाली है, कितने एक्सपेंसेस होने वाले, कितनी एग्जम्पशंस होने वाली, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनने वाली है। ये पूरे डॉक्यूमेंट में हम इस चीज का ब्यौरा देते हैं। ठीक है, इस चीज के अंदर इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। अच्छा, तो समझ में आ गया, ये जो डिटेल होती है इनके ऊपर होती है। अच्छा, ये बात कर रहा है कि देखो इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। इनकम आपने देखो, मैंने कहा कि आप अब 2024 लगा हुआ है, ठीक है, मैंने कहा कि जो कमाई आपने 2023 में की है उसके ऊपर टैक्स आप कब देते हो, 2024 में देते हो। देखो ये तो बेसिक चीजें हैं। मैंने कहा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2023 में खत्म हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका 1 मार्च 2023 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2024 को फिनिश हो गया, है ना। अब यही चल रहा है 2024, ठीक है जी। अब मैंने कहा कि अब 31 मार्च 2024 जा चुका है। इस साल में जितनी भी आपने इनकम्स को जनरेट किया है, इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स आप नेक्स्ट ईयर में देते हैं, उसे कहते हैं हम असेसमेंट ईयर। जिस साल आप टैक्स की पेमेंट करते हैं उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। जिस साल आप कमाते हैं उसे कहते हैं प्रीवियस ईयर के नाम से भी बोलते हैं, इसे हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी बोलते हैं।
क्लियर है। अच्छा, इस साल में आपको कब तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आप 31 मार्च 2024 तक अपनी एक स्टेटमेंट सबमिट करोगे कि हाँ मैंने खुद मेरी इनकम को कैलकुलेट कर लिया, मैंने खुद मेरी एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लिया, मैंने डिडक्शंस देख ली, मैंने खुद मींस कि जब कोई पर्सन अपने आप, ये मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स ने क्या किया 31 मार्च 2024 तक अपने आप खुद असेसमेंट करके बता दिया कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी बनती है, मेरी इतनी बनती है, तो इसे मैं क्या कहूंगी, सेल्फ असेसमेंट कहूंगी। जब कोई व्यक्ति अपने आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करता है उसे ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे, सेल्फ असेसमेंट कहेंगे। इसने अपने असेसमेंट के बेस पर यहाँ पर मान लीजिए कहा कि मेरे तो 50,000 लायबिलिटी बनती थी, मैंने कर दिए पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट इतनी तो भरोसा करती है लोगों के ऊपर, तभी तो उन्होंने टैक्स पेमेंट किया यहाँ पे। अच्छा, इनकी दोबारा से वेरिफिकेशन करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप 31 जुलाई तक आपकी जो रिटर्न है ना, आपकी जो इनकम की जितनी भी स्टेटमेंट्स इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये जो डॉक्यूमेंट है आप मेरे को 31 जुलाई तक मेरे पास सबमिट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि मुझे क्रॉस चेकिंग करनी है कि जितना आपने आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिप्रेजेंट किया है क्या उतनी ही आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, इससे कम बनी तो ऑब्वियस ही बात है। मान लीजिए ये यहाँ पर 2 केस रेज कर लेते हैं। मान लीजिए हैं कि यहाँ पर 15,000 50,000 की बजाय यहाँ पे 40,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है अकॉर्डिंग टू द टैक्स ऑफिसर के। अच्छा, एक केस मान लेते हैं यहाँ पर 70,000 बन रही है, तो इन केस 40,000 में तो आपने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। अच्छा जी, क्या रिफंड ऐसे ही हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए भी मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी, छोटी सी प्रोसेस है, थोड़ी देर वेट करिए। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा है, 20,000 रुपए और देने हैं आपको, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा, इंटीमेशन देगा। किसके अकॉर्डिंग देगा, आपको सेक्शंस डिफाइन है। देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि या तो ये गलती से हो सकता है, मिस्टेक, बाय द मिस्टेक आप अपनी लायबिलिटी कम शो ऑफ हो चुकी है, या फिर आपने जानबूझ कर दिखाई है, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। अगर आपकी बुक में है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो पूरी थ्योरी लिखनी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपकी यहाँ पर 20,000 रुपए और लायबिलिटी बनती है, आपको आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी 70,000 है, बट आपने 50,000 रुपए हमें हमारे पास क्या किए हैं, सबमिट किए हैं, तो आप 20,000 रुपए और सबमिट कर दो, आपकी टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो इस वजह से क्रॉस चेकिंग करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप रिटर्न ऑफ इनकम हमारे पास, इनकम टैक्स जो रिटर्न है हमारे पास सबमिट का, ये जस्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द इनकम, रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस, रिगार्डिंग द डिडक्शंस, रिगार्डिंग द एग्जाम्पशंस, रिगार्डिंग द टैक्स लायबिलिटी। ओके, अच्छा समझ में आ गया इतना। चलो जी, अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो टैक्स रिटर्न है वो किस किस को फिल करनी है। चलो पहले हम थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं कि रिटर्न क्या होता है। मैंने आपको बताया कि रिटर्न एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, यू फाइल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। आप इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है भारत का, वहां पर आप क्या करते हो, वहां पे सबमिट करवाते हो। अच्छा, ये डिटेल देता है आपकी इनकम की जो आपने कमाई है स्पेसिफाई फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, और आपको कितना टैक्स पे करना होगा, कितनी आपको डिडक्शन मिल रही है, कितनी आपको एजेंशन मिल रही है, उसके बारे में ब्यौरा देता है। फाइनेंशियल ईयर पता लग गया, जिस साल आप क्या करते हो, पैसे कमाते हो, इनकम आपकी अर्न होती है, ठीक है। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल आप क्या करते हो, अपनी इनकम के ऊपर क्या करते हो, टैक्स पे करते हो। क्लियर आ गया समझ में? अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फिल करनी जरूरी है। देखो रीजन मैं आपको बताती हूँ। आपने डिडक्शंस काफी सारी पढ़ी है, 80C से लेकर आपने 80U तक डिडक्शन पढ़ी है। आप कहीं पर डोनेशन करते हो, कहीं पर आपने चैरिटी में डोनेशन की हुई है, या फिर आपने अपनी खुद के रिगार्डिंग आपने डिडक्शंस लेनी है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना डिफेंडम का अंडर सेक्शन 80D में पढ़ा था, डबल डी और बी भी पढ़ा था हमने, सिंगल डी भी पढ़ा था, है ना। ये सारे के सारे डिडक्शन लेने के लिए आप ये तो बताएंगे कि मेरा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है और इस इन्वेस्टमेंट का पैसा मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है। अच्छा जी, तो आपके पास एक रिसिप्ट होगी कि हाँ मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर मैं कहूँ कि आपने किसी को प्रॉपर्टी एज ए डोनेट की है, ठीक है, आपने मंजिल जो टेम्पल्स होते हैं, मॉस्के होती है, गुरुद्वारा होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई जो जमीन के रिगार्डिंग आपने कोई डोनेशन किया, तो आपको एक रिसीट मिलती है ना कि हाँ आपने यहाँ पे डोनेशन कर रखी है। अच्छा, डोनेशन कर दी, ठीक है, आपको ये भी बोला गया है कि इसकी डिडक्शन मिलेगी,
है ना, ठीक है। वो डिडक्शन कब मिलेगी, कब मिलेगी, जब आप इनकम टैक्स पे करोगे, आपने टैक्स की पेमेंट की। अच्छा, टैक्स की पेमेंट की असेसमेंट कब होगी, 31 जुलाई तक करनी होती है हमें, है ना। तो असेसमेंट करने टाइम जो असेसिंग ऑफिसर होगा वहां पर ऐसे सामने आपकी तरफ, सामने की तरफ देखेगा कि हाँ, वो चेकआउट करेगा कि कितनी आपने डिडक्शन कर रखी है। अब वो देखेगा कि हाँ, डिडक्शन दिखा तो मेरे को 1 लाख की रही है, पर इसका वैलिड प्रूफ कहाँ है। इस प्रूफ को क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल भी करनी पड़ेगी इसको लेने के लिए कि हाँ मैंने डोनेशन कर रखी है, इसका वापस रिटर्न लेने के लिए भी, ठीक है। और दूसरा, आप क्रॉस चेक करवा रहे हैं, वहां पे वेरिफिकेशन हो रही है, ऑथेंटिकेशन हो रही है, इसलिए भी आपको क्या करनी पड़ती है, रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। अच्छा, एक टीडीएस का कंसेप्ट पढ़ा था, याद है आपको, एक हमने टीसीएस का कंसेप्ट पढ़ा था, याद है आपको, उम्मीद करूंगी सबको याद है। ये जो हमने चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है टीडीएस और टीसीएस का, राइट, दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट की है, वहां पर क्या करते हैं, जितनी आपकी सैलरी है ना उतनी सैलरी नहीं मिलती। मान लीजिए आपकी 20,000 रुपये पर महीना सैलरी है, ठीक है, और आपकी 12 महीने की कितनी हो गई है, 2,40,000 रुपये सैलरी हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर टीडीएस काटा जा रहा है 40,000, ठीक है, और आपको सैलरी कितनी मिल रही है, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर 40,000 की जो टीडीएस आपने पेमेंट की है एक कंपनी को, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गवर्नमेंट को सबमिट करवाए, है ना। इस टीडीएस को वापस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको अगर गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं तो वो कैसे लिए जा सकते हैं, ओनली जब आप क्या करोगे, रिटर्न को फाइल करोगे, रिटर्न में ब्यौरा दोगे। रिटर्न जस्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती है, एक ब्यौरा होता है, एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है। अच्छा, एक और कंसेप्ट पढ़ा था हमने, याद है आपको, चल पहले हम इसका कर लेते हैं। यहां पर टीडीएस का होगा और टीसीएस का होगा। अच्छा, लॉसेस जो होते हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर किया है, उम्मीद है याद होगा आप सभी को, 14 चैप्टर्स था। उसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर किसी भी बिजनेस का जो लॉसेस होता है, किसी भी, अगर हमारा किसी भी हेड से 5 हेड बढ़े थे, सैलरी हेड बढ़ा था, उससे लॉस हो रहा है। अच्छा, बिजनेस से हो रहा है, कैपिटल गेन से हो रहा है, अदर सोर्सेज से हो रहा है, या फिर किसी भी अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, अगर ये लॉस आप उसी साल के प्रॉफिट से कवर नहीं कर पाते तो आपको ये राइट था ना कि आप नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट से मैं उसको सेट ऑफ करूंगा, बट ये सेट ऑफ तभी होगा जब आप क्या करेंगे, रिटर्न को फाइल ऑफ करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि आपके लॉसेस हैं कितने। अगर ये लॉसेस आपको दिखाने हैं, कवर करने हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो कुछ ने कुछ एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, कुछ एक एक्सेप्शन केस बताया मैंने, एक तो टीडीएस का, एक लॉस का, एक आपको कोई भी क्लेम आपको रिफंड करना है, वापस लेना है तो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में था कि आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कर लिए हैं, तो एक्स्ट्रा को रिफंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को फाइल करना। ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मेरी टैक्स लायबिलिटी इतनी नहीं बनती थी जितनी मैंने पे कर दी है, तो मुझे इतना पैसा वापस दो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितना भी काम होगा एक प्रोसेस से होगा, पहली बात इनकम टैक्स में, और जितना भी काम होगा एक वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन से होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हो, देयर इज अ सेवरल रीजन व्हाई द फाइलिंग एंड आईटीआर इज इंपॉर्टेंट एंड इनकम टैक्स रिटर्न इज अ फॉर्म यूज्ड टू बी रिपोर्ट इनकम होती है। ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर सारी की सारी ये डिटेल्स होती है। अच्छा, ये क्यों जरूरी होती है, कंप्लायंसेस विद द टैक्स लॉ। अब देखो, सभी को जितने भी जो टैक्स के कानून बने हुए, जितने भी टैक्स के रूल रेगुलेशंस प्रोविजंस बने हुए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अब मैंने कहा कि जो टैक्स किससे फिल करना पड़ेगा, आपकी ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जो टैक्स है उससे फिल करना पड़ता है जो कि एग्जम्पशन लिमिट से क्या होता है, एक्सीड करता है। एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है जैसे कि हमने पढ़ा था 60 ईयर का, 60 ईयर और 80 ईयर के बीच वाली बात की थी, और अबव 80 वाली बात की थी। 60 ईयर में कैसा कंसेप्ट था, 2.5 लाख का था, इसके अंदर 3 लाख का था, इसके अंदर 5 लाख का था। अगर किसी की इनकम कोई पर्सन 60 साल से कम उम्र का है और उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, तो उसे जरूरी है कि आप टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी, राइट। अच्छा, ये यही बात कर रहे हैं कि कंप्लायंसेस विद द लॉ रूल का मतलब क्या है कि जितने भी टैक्स के जो रूल्स हैं वो कैसे फॉलो होंगे। जो भी पर्सन एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करता है उन्हें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और जिन्होंने भी टैक्स पे की पेमेंट की है, कब की होगी, 31/3/2024 को पे की होगी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 31 जुलाई 2024 से पहले वो क्या करे, अपनी इनकम का स्टेटमेंट का क्या करे, एक
सबमिट करे, एक ब्यौरा दे कि हाँ उसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न को फाइल करना। क्लियर है? अच्छा, किसी भी आपको रिफंड लेना है, मीन्स कि आपने जब कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है तो उस केस में जब आपको रिफंड लेना होता है तब भी आपको क्या करना पड़ता है, ITR को फिल करना पड़ता है उस पर्टिकुलर रिफंड को क्लेम करने के लिए। अच्छा, किसी भी लॉस को लेने के लिए, दैट मीन्स लॉस को कवर करने के लिए नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि लोन एप्लीकेशंस। लोन एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, लोन अगर आपको लेना है, देखो एक आप रिटर्न शो कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, हाँ आप बिना कहे, अब देखो टैक्स ऑब्वियस ही बात है, कोई भी पर्सन, बहुत कम पर्सन खुश होते हैं अपनी इनकम के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, बहुत कम होते हैं। आपने वैसे देखा भी होगा, इतनी सारी पॉपुलेशन के कारण 143 करोड़ से जो क्रॉस हो चुकी है हमारी पॉपुलेशन, इसका केवल 3 से 4% लोग ही क्या करते हैं, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे देते हैं, पता है आपको। अच्छा, ये देखो इतने ही परसेंट देते हैं, बाकी के बच्चे भाई 96%, 97% लोग क्यों नहीं देते पेमेंट। ऑब्वियस ही बात है, ये नहीं देते क्योंकि इनको अपने इनकम का हिस्सा क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन रिटर्न को फाइल करेगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, तो उसको एक बेनिफिट दिया है कि जब आप बैंक के अंदर लोन लेने के लिए जाएंगे ना, तो आपकी ऑथेंटिकेशन दिखा रखी है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस दिखा रखी है कि हाँ आप एक लॉयल पर्सन हैं, आप बिना कहे किसी से आप क्या कर रहे हैं, अपने टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं। सो ये एक सबसे बड़ी बात होती है एक पर्सन के लिए कि उसको इजीली लोन मिल जाता है। अगर कोई पर्सन अगर लोन रिटर्न नहीं फाइल करता हो ना, तो उसकी वो लोन मिला थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये आपको बताते हैं कि हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है और एक क्रेडिट वर्दीनेस का भी पॉइंट बन जाता है। अच्छा, वीजा आपको एप्लीकेबल करना है, वीजा की जो प्रोसेस है एक लेंथी प्रोसेस होने की बजाय आपकी शॉर्ट प्रोसेस हो जाती है अगर आपने ITR भर रखी होगी तो, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आपको अपने फाइनेंस की रिगार्डिंग ट्रैकिंग करनी है कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे मैंने आपको बताया कितनी डिडक्शन मिलने वाली है, कितनी एग्जम्पशंस मिलने वाली है, इन सब का ब्यौरा होता है, तो आपको यहाँ की भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाती है। अच्छा, एग्जम्पशंस मैंने आपको बता दी, 2024 के अकॉर्डिंग भी यही है। मैं अगर ओल्ड रीजन की बात कर रही हूँ तो 2 लाख किसके लिए है, 60 लाख से 60 साल की उम्र से कम व्यक्ति की बात की जाए, 60 से ज़्यादा और 80 से 60 से ज़्यादा 80 से कम की बात की जा रही है। अच्छा, अबव 80 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसका आएगा, ठीक है, 5 लाख। यही सेम पता है आप सभी को, ये इंडियन इंडिविजुअल होता है, ये सीनियर सिटीजन होता है, ये सुपर सीनियर सिटीजन होता है ना। अच्छा, करंट एग्जाम्पशंस ये मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा इन शॉर्ट में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू द एग्जाम्पशन लिमिट। इवन आप एग्जाम्पशंस लिमिट्स में आते हो, चाहे मीन्स कहने का मतलब चाहे आप 60 साल से कम उम्र के हो, ठीक है, और आपकी चाहे 2.5 लाख से कम सैलरी हो, इनकम हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। वो कुछ एक केसेस है, वो केसेस आप पढ़ लीजिए, देन आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले TDS का मैंने बोला, क्योंकि TDS में क्या करते हो आप, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आपने कंपनी को अंदर डिपॉजिट करवाया और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाए। अच्छा, गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाया तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट को उसकी जो रिवेन्यू है वो टाइमली रिसीव हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है जो रिवेन्यू आपको मिला है वो गवर्नमेंट को उसकी आपको डिडक्शन तो देनी पड़ेगी ना। तो आप अपने TDS को वापस लेने के लिए आपको रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, जैसे कि आपको सैलरी या इन्वेस्टमेंट पे TDS कटता है। अच्छा, ये केवल मोस्ट ऑफ क्या होता है जब कंपनियां करती है, कंपनीज के अंदर होता है। अच्छा, बिजनेस या प्रोफेशन इनकम की बात की जा रही है, चाहे आपका जो सेल है, चाहे आपकी जो प्रॉफिट है एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम्स के बारे में बात की जाए, स्टार लगा लीजिए इन चीज़ों को कि कब कब हमें रिटर्न को कंपलसरी है फाइल करना है। अच्छा, इफ यू हैव टू बी द इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन इवन विद अ लो रिटर्न यू माइट बी नीड टू बी द फिल द ITR। अच्छा, आपको कोई भी डिडक्शंस या फिर एग्जम्पशंस का क्लेम लेना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ITR जो क्या है फिल करना पड़ेगा। अच्छा, किस किस पर्सन को है आपको, अब ये देखो इन पॉइंट्स को ना आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, बट फिर भी मैंने अलग करके दिखाया। चलो अब बढ़ते हैं किस पॉइंट पे कि किस किस पर्सन को ITR फिल करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये ITR जो क्या है, फाइलिंग ऑफ वॉलेंट्रियल रिटर्न ऑफ द इनकम अंडर सेक्शन 139, वॉलेंट्रियल भी हो सकती है और कहीं ना कहीं में इसको अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि कंपलसरी के हैं, जैसे कि the requirement of the file an ITR depends upon the income source, amount and tax liability।
यही बात पड़ी थी। आपको पहले इनकम सोर्स के बारे में बात करना, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन एड से तो आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। बाकी की है तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो इनकम की जो अमाउंट है वो कितनी है। अच्छा, इनकम की अमाउंट मान लीजिए आपकी 5 लाख तक है, ठीक है, 5 लाख तक भी फिर भी आपकी एग्जम्पशन मतलब जो टैक्स लायबिलिटी है ना 0 के बराबर ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन 70A के अंदर रिबेट का सेक्शन याद है सभी को। अच्छा, उसके अंदर हमें 12,500 की डिडक्शन मिलती थी, याद है रिबेट की, है ना, याद है। अच्छा, वो इंडिविजुअल होता था, रेजिडेंट होता था और उसकी इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए या फिर 5 लाख तक होनी चाहिए, उसे इस टैक्स की जो लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसको डिडक्शन मिल जाती थी 12,500 रुपये की, है ना। सो इन सभी तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न फाइल होगी या नहीं होगी। अच्छा, फिर आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, कोई भी कंपनी है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, ध्यान से सुना इस बात को, कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, इनकी इनकम हो या लॉस हो, दैट मीन्स चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है, कैसे भी सिचुएशन है उनको रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। देयर इज अ नो वॉलेंट्री ऑप्शन, इनके लिए कंपलसरी है कि ये इनको फिल करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम और लॉस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ द इनकम, ओके। अच्छा, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी, पर्सन मान लीजिए इंडिविजुअल की बात की जा रही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की जा रही है, या फिर मैं AOI की बात करूं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात की जा रही है, AOP जिसे हम कहेंगे, BOID की बात की जा रही है, BOI की बात की जा रही है, ठीक है, या फिर किसी भी पर्सन की बात की जा रही है, उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। बट सिचुएशन क्या है कि उनकी ये जो एग्जम्पशंस लिमिट मैंने बताई है ना, 2.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, है ना, ये बताई है ना, तीनों की तीनों मैंने। इंडिविजुअल का केस में भी सीनियर जो सिटीजन है उनके लिए भी, सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के इन केस में भी, अगर इनकी ये एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख को क्रॉस कर रही है, ठीक है, किससे पहले, बिफोर टेकिंग एनी एग्जम्पशंस, अगर किसी एग्जाम्पशंस लेने से पहले उनकी 2.5 लाख से क्रॉस कर रही है तो ऑब्वियस है, क्योंकि एग्जाम्पशंस लेने के बाद तो ऑब्वियस ही बात है हमारी टैक्स की जो अमाउंट है वो कम हो जाने वाली है ना। सो यहीं पे यही बात की गई है कि आपको कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उनकी अगर ग्रोस टोटल इनकम, यहाँ पे पहले लिखा हुआ देखो, ग्रोस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग द एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54E, ये सारी की सारी कैपिटल गेन एड की इनकम है, अगर उसे एक्सीड करती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, एवरी पर्सन हु इज असेसेबल ऑन द बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, दैट मीन्स यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है प्रिंसिपल और एजेंट का, अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। कैसे फाइल करना पड़ेगा, बिफोर क्लेमिंग द एग्जम्पशंस ऑफ द 54, यही सेम एज इट इज आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि रेजिडेंट तो है इंडिया का, ठीक है, भारत का निवासी है, ओके, बट अगर उसकी एसेट्स, कोई भी ऐसी एसेट्स है जो किसकी फॉरेन में है, फॉरेन में उसके ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नजर आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है रेजिडेंट ऑफ इंडिया को, सो उसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी कि इंडिया में रहते रहते भी बाहर से कंट्री से इनकम जनरेट कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, TDS का तो मैंने बता ही दिया, और एग्जेम्पशंस को लेने के लिए, क्लेमिंग करने के लिए हमें रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, इंडिविजुअल हु हैव द TDS डिडक्शन फ्रॉम द देयर इनकम, इनकम में से हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं सेम है, बट हाँ आपको ये समझ में आ गया किन किन के लिए रिटर्न जरूरी है। सबसे पहले कंपनी, मेरे साथ रिवीजन करो जल्दी से फटाफट, थोड़ा सा टिपिकल है ये चैप्टर, डिफिकल्ट है बट हाँ इजी है, आप कर सकते हो इसको। सबसे पहले कंपनी की बात की जा रही थी, या फिर मैं कहूँगी किसी भी पार्टनरशिप फर्म की बात की जा रही थी, चाहे उनका इनकम हो चाहे वो प्रॉफिट हो, लॉस हो, तो उनको किसी भी सिचुएशन में हो उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, एक इंडिविजुअल और HUF की बात की जा रही थी, उन्हें भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बट बिफोर ये देखा जाएगा कि जो उनकी ग्रोस टोटल जो इनकम है, GTI है, वो क्या होनी चाहिए, एक्सीड होनी चाहिए उनकी एग्जम्पशंस लिमिट से।
ठीक है, बिफोर टेकिंग द एग्जामिनेशन 54, 54B, 54C, 54D, 54A, 54G, 54GB, 54GB AB, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपका, हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो है बट उसका एसेट्स है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, उसका उस एसेट्स के ऊपर फाइनेंशियली इंटरेस्ट है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, प्रिंसिपल रेजिडेंट के केस के में भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, TDS और TCS के केस में और कोई किसी भी तरह की एग्जामिनेशंस आपको लेनी है तो उसके लिए भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी, अच्छा कुछ एक 4 से 5 पॉइंट और है जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि खर्चों से है। अगर वो खर्चा इस लिमिट से ज़्यादा करते हैं, उस लिमिट तक करते हैं, उनको भी रिटर्न को फाइल करना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, उसने 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करें। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, 1 करोड़ आए कहाँ से है, इनकम स्टेटमेंट तो इनकम डिपार्टमेंट तो कहेगा ना, टैक्स डिपार्टमेंट तो कहेगा ना 1 करोड़ आए कहाँ से है, पहले उसका ब्यौरा दो। अगर आपने इसको कहीं पे डिपॉजिट करवाया है 1 करोड़ रुपए, तो ऑब्वियस ही बात है उसका ब्यौरा देंगे किसके ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में या फिर करंट ईयर जो भी चल रहा है आपके बैंक में या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक में, कहीं पे भी डिपॉजिट करवाया तो उसकी बात की जा रही है। बैंक या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक में आपने 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कराया तो आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, उसका ब्यौरा देना है कि 1 करोड़ रुपए आए कहाँ से है। अच्छा, आपने कोई भी, आप विदेश जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, मस्ती करने के लिए, उसके ऊपर खर्चा कर दिया 2 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में, ऑब्वियस ही बात है 2 लाख से ज्यादा आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। 2 लाख रुपए कमाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है 2 लाख खर्चा किया है तो उनकी इनकम क्या होगी, 2 लाख खर्चा, समझ पा रहे हो, पॉकेट से जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है इनकम इनसे 10 गुना होगी, है ना, तो उसका ब्यौरा देंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कहीं पे भी छोड़ने वाली नहीं है ना। अच्छा, ये कहते हैं कि जो हमने पढ़ा था ना इनकम टैक्स का पंजा, है ना, इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसकी राइट ड्यूटी सब हमने पढ़ी हुई है ना। अच्छा, चलिए यहाँ पे बोला हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने लाख से ज्यादा है, एक्सपेंसेस अगर आपका 1 लाख रुपए है या फिर 1 लाख से ज्यादा है, सो आपको इस इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंसेस है वो दिखाना होगा। अच्छा, दिखा दिया तो ऑब्वियसली बात है आपको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो मैंने बता ही दिया, कोई भी क्लेम लेना है, रिफंड लेना है, ये तो आपको गया। इसकी 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा है जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो डिपॉजिट करवाया 1 करोड़ से रुपए ज्यादा से, ये सोच के चलना किसी ने आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा करवा दिए, फिर उससे मांगेंगे जो मांगे, आपसे नहीं, जिन्होंने डिपॉजिट करवाया। अच्छा, अगर आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हो तो आपने कहा 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो भी फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए। कभी आप हाँ इंडिया के अंदर घूमने की बात करें, नहीं, फॉरेन ट्रैवलिंग स्पेशली लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा है तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ड्यू डेट की बात की जाए तो कब आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, वैसे मैंने आपको बता दी है। आपकी जो ड्यू डेट है 1 अप्रैल 2023 को हमारा फाइनेंशियल ईयर था, 31 मार्च 2024 को हमारा फाइनेंशियल ईयर फिनिश हो गया। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 31 जुलाई 2024 तक आप अपनी रिटर्न को फाइल कर दो, आप अपनी रिटर्न को फाइल कर दो। अच्छा, ये तो आपकी सेल्फ असेसमेंट वाली डेट है, सेल्फ असेसमेंट वाली डेट है। आपको यहां पर कितने महीने मिल रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसकी 4 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अपनी रिटर्न को फाइल करना है। ये किसके लिए भाई, ये उस पर्सन के लिए जिसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती। ऑडिट समझते हैं क्या होता है, ऑडिट समझते हैं क्या होता है, जिनको अपनी बुक ऑफ अकाउंट है ना किसी अदर पर्सन से चेकआउट नहीं, क्रॉस चेक नहीं करवानी होती, उनकी बात की जा रही है। अच्छा, किसी को करवानी हो तो फिर क्या करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन उठ सकते हैं ना, अगर किसी को करवाने तो उनके लिए क्या डेट होने वाली है। अच्छा, उनके लिए डेट होने वाली है बच्चे आपकी 31 अक्टूबर, समझ पा रहे हो, 31 अक्टूबर, क्लियर है। तो आपको कितना टाइम और इससे ज्यादा मिल गया, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए इससे। दैट मीन्स टोटल 7 मंथ आपको और एक्स्ट्रा मिल रहा है उन कंपनीज, उन इंडिविजुअल, उन पार्टनरशिप फर्म को जिनको ऑडिट की जरूरत होती है। क्लियर है कंसेप्ट, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ड्यू डेट आपको याद रह जाएंगे कि नॉर्मल जो केस देखा जाए 31 जुलाई है, अगर वैसे देखा जाए तो 31 अक्टूबर है, जिनको असेसमेंट ईयर के अंदर ऑडिट करवाने की जरूरत होती है। जैसे कंपनी होगी, कोई पार्टनरशिप फर्म होगी है, ठीक है, पर्सन होगी है, जिनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाने की जरूरत होती है। अच्छा, ये सभी पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ओके। अच्छा, रिटर्न ऑफ द लॉसेस के बारे में बात की जाए, अब देखो हमने सिंपली पढ़ा अंडर सेक्शन 39(1) को पढ़ा, है ना, जिसके अंदर नॉर्मली ये बोला गया है कि रेगुलर आपको इसके अंदर आपको अपने रिटर्न्स को फाइल करना ही होगा। अच्छा, इन केस मैंने आपको बताया आपको लॉस हुआ है, ठीक है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर,
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से आप उसको कंप्लीट राइट ऑफ करने वाले हो। सो पहली बात आपको ये भी पता होना चाहिए जिस चीज़ का लॉस है तो फिर नेक्स्ट ईयर में जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, सो उसी हेड में से हम उसको कवर अप कर सकते हैं, उसी हेड के प्रॉफिट में से हम कवर कर सकते हैं। अच्छा लॉस कैसा हो सकता है, जैसे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस हो गया, कैपिटल जो कैपिटल हेड का जो लॉसेज होता है, ठीक है, और जो लॉसेज होता है आपकी हॉर्स रेस का, मेंटेनेंस का, ये सारे लॉसेज होते हैं, है ना। अगर आप ये लॉसेज को कवर करना चाहते हो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो रिटर्न फाइल करना होगा किसको, कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 139(3) के अंदर। सच पर्सन क्लेम द लॉस, अगर वो पर्सन क्लेम करना चाहता है लॉस को टू बी कैरी फॉरवर्ड, आगे आने वाले उसके अंदर कवर करना, मीन्स कि अगर मैं इसको सीधा सीधा कहूँ ना कि ऑब्वियस सी बात है इस साल तो हमने इतना खर्चा हो गया हमारे पास, ठीक है, ये लॉस हमारे पास बच गया, हम ही सोच रहे हैं कि उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर में तभी आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो जब आपने उसके बारे में क्या दी होगी, रिटर्न दी होगी। रिटर्न दैट मीन्स आपने उसके बारे में पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सबमिट करवाया होगा। अच्छा अगर आपने सबमिट नहीं करवाया तो ये रिटर्न फाइल नहीं की तो लॉस सेक्शन 139(3) की, तो क्या होगा, तो आपको एसएससी ऑफिसर कहता है कि चाहे आप कुछ भी कर लो फिर हम आपको अंडर सेक्शन 80 के तहत आपको किसी भी तरह का लॉस कवर करने का अधिकार नहीं देंगे। इफ द रिटर्न ऑफ द लॉस हैज बीन फिल्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई है और आपकी 31 अक्टूबर है। अगर आपने इस डेट के बाद आपने फाइल किया तो आप कभी भी उस लॉस को कवर नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट बी अलाउड, अलाउड ही नहीं। आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, या बहुत आसान एग्जांपल है। अच्छा बी लेटेड रिटर्न की बात की जाए, बी लेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि जब आपकी लास्ट डेट चली भी जाती है, ठीक है, लॉस की बात नहीं करी, नॉर्मल की बात की जा रही है। नॉर्मल की बात जो हम 139 सेक्शन 1 के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर आप विद इन टाइम पीरियड के अंदर आप उसको सबमिट नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 139(4) को सबमिट करना होगा बी रिलेटेड के लिए, ठीक है। लॉस की आपकी बात नहीं की जा रही, 139(1) की सिंपल रिटर्न की बात की जा रही। रिटर्न ऑफ द इनकम कैन बी फिल्ड आफ्टर द ड्यू डेट बट मैक्सिमम अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर विच एवर इज ईयर। पता है क्या कह रहे हैं, पता है क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास जो अकाउंटिंग पीरियड क्या बना था, 31/3/2023, 31/3/2024। अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा आपका, ऑब्वियस है 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 2025। ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इस साल की इनकम का ब्यौरा आपने नहीं दिया 31 जुलाई 2024 तक, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कहते हैं कि जिस साल ये नेक्स्ट रेलिवेंट ईयर है आपका, इसके अगले साल आपका असेसमेंट ईयर है, यही कहेंगे रेलिवेंट ईयर, या फिर आपके इस डेट के पहले 31 मार्च 2025 से पहले अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, सो ऑब्वियस ही बात है आप उसको अपनी स्टेटमेंट का ब्यौरा कभी आगे नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आपको नई स्टेटमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये इतना टाइम पीरियड मिलता है, मीन्स कि या तो आप इससे पहले दो 31 मार्च 2025 से, या फिर आपके पास कोई भी आगे वाली कोई भी डेट है जो भी पहले डेट आई। मैंने कहा कि मैंने 1 जनवरी 2025 को ही मैंने सबमिट कर दी है रिटर्न, तो ऑब्वियस ही बात है 31/3/25 और 1 जनवरी 2025 विच एवर इज ईयर ये वाली है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इस डेट को हम सबमिट कर सकते हैं बी रिलेटेड रिटर्न। द सिंपल सा है कि इनकेस आप 139 सबसेक्शन 1 के तहत आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप 139(4) के तहत आप कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर होना चाहिए या फिर आपके असेसमेंट कंप्लीशन होने से पहले होना चाहिए, साल को खत्म होने से पहले आपको करना होगा विच एवर इज ईयर, ओके। अच्छा रिवाइज रिटर्न ऑफ द इनकम रिटर्न जो क्या होती है वो क्या होती है। अच्छा कई बार ये भी तो होता है ना कि आपके कारण, मैंने आपको यहाँ बताया कहाँ गया भाई हमारा एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल था हमारे पास, मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी 50,000 बनती है, फिर ये देखा कि आपने बाय द मिस्टेक आपने देखा कि हाँ मेरी तो 70,000 रुपये बनती है। सो अगर आप खुद अपनी ओमिशंस, अपनी फ्रॉड, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर पा रहे हैं, सो क्या होगा, आपके पास चांस है कि आप रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139(5) को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर तो कौन अपनी गलतियों को खुद पता लगा रहा है, यहाँ पर गलतियां खुद, यहाँ पर ये असेसी मिस्टर एक्स पता लगा रहा है। अच्छा इन केस आपके लिए तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 है। अच्छा आपने नहीं कहा कि मेरी गलती है, बट ये गलती आपके असेसिंग ऑफिसर ने देख ली,
उसके पास भी राइट है। कि कैसा राइट है, उसे हम कहेंगे डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ द इनकम, सेक्शन 139(9) को कहेंगे। क्या कहेंगे? इफ द रिटर्न फिल्ड बाय द असेसी इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, अगर किसी भी तरह से डिफेक्टिव है तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पूरा राइट है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, डायरेक्ट आपको आपके पास पहुंचाए, और आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आपको एक ऑफर देता है कि या तो आप 15 दिन के अंदर अंदर इस जो आपने डिफेक्ट किया है, जो भी मिस्टेक नजर आ रही है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए, या फिर हम आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेंगे। दूसरा, अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई भी तरह से रेक्टिफिकेशन नहीं की है विद इन अ सैड पीरियड, तो क्या होगा? रिटर्न क्या मानी जाएगी? ये इनवैलिड रिटर्न मानी जाएगी। और ऑब्वियस ही बात है, एक बार आप इनकम टैक्स ऑफिसर को आप मिल तो जाओ, फिर आपसे अपने आप ही वसूली कर लेगी वो, है ना। तो यही बात है, एक तो डिफेक्टिव रिटर्न होती है जहां पर असेसिंग ऑफिसर खुद आपकी मिस्टेक को चेकआउट करता है, एक आपकी रिवाइज रिटर्न होती है जहां पर खुद आप अपनी मिस्टेक्स को डिस्कवर कर लेते हो, ओमिशंस को डिस्कवर कर लेते हो, रॉन्ग स्टेटमेंट को डिस्कवर कर लेते हो। तो आपके पास ये चांस होता है कि आपका जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, दैट मीन्स 31/3/25 से पहले पहले आप उसको ठीक करके सबमिट करके वापस सबमिट करवा सकते हो। क्लियर है? अच्छा जी, फिनिश हो गया फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द इनकम। देखो यहाँ पे हर चीज को डिफाइन किया गया, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। अच्छा, ई फाइलिंग, आज आप ये कहेंगे कि मैम हमारी बुक के अंदर ना तो ITR 1 भी है, ITR 2 भी है, ITR 3 भी है, ITR 7 तक है। उनको हम किसी अलग वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि उसको मेरे को याद करवाना है आपको कंसेप्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं कि क्यों एक इंडिविजुअल मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ITR 1 फिल करते हैं, क्यों एक जो आपका जो चैरिटी वाला होता है ITR 7 फिल करते हैं, क्यों पार्टनरशिप ITR 5 या 4 फिल करती है। चलिए मैं आपको रीजन के साथ समझाऊंगी, यहाँ पर नहीं करवाते, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ई फाइलिंग कैसे करते हैं? अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन किसे करनी चाहिए रिटर्न फाइल, कौन किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ड्यू डेट, आफ्टर डेट, सब बता दिया मैंने। अच्छा, अब बात कर लेते कैसे फिल करेंगे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, ये एग्जाम के अंदर ना स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो मैं इसको आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, आपने कोई भी आपने जब आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, बीकॉम के अंदर, या फिर मैं कहूँ कि आपकी BBA के अंदर, या मैं कहूँ कि आपने MCOM के अंदर, तो हम सबसे पहले बीकॉम या BBA का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या करें, एडमिशन लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मेरिट लिस्ट के लिए अपने आप का वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा ना, करवाया होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए होंगे जो कि उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपकी 10th+2 की आपकी जो DMC है, ठीक है, आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स है, करेक्टर सर्टिफिकेट्स है, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसी तरह से ITR ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको भी कुछ एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना होगा। जैसे नॉर्मल सी बात है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, बैंक की डिटेल्स हो गई, इनकम के सोर्स की डिटेल हो गई, ये यहाँ पर डिटेल इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बिफोर, आपको देखो यहाँ पर, चलो एक बात यहाँ पे साथ साथ बता देते हैं। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने अपनी बीकॉम के लिए, फिर आप ये देखेंगे कि क्या मेरा मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया है या नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, लॉग इन करके देखते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया है, पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर हमें लॉगिन करना होता है ना। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर हमें लॉगिन करना होता है, फिर हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट हमारे पास, इसके अंदर ना सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका नाम ये है, आपके पापा का नाम ये है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपने किस कोर्स के लिए एनरोल किया है, ये सारी की सारी डिटेल ऑलरेडी सबमिट होगी, है ना। ये क्यों होगी, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो ये डिटेल आपने फिल की होगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है। सेम एज इट इज प्रोसेस आपका ITR फिल करने टाइम होता है, क्या कि आपको जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले वो इकट्ठा करने, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है। फॉर्म 16 होता है, फॉर्म 16 स्पेशली किसके लिए होता है, सैलरीड पर्सन के लिए होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रूफ होता है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको डिडक्शन लेनी है, ATC की लेनी है या फिर ATDD की लेनी है, 80 किस चीज़ की लेनी है वो आपके बारे पास होता है। अच्छा, बैंक की स्टेटमेंट होती है, खर्चे भी तो आप बताते हो ना, इनकम, अब बहुत सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सो सारी की सारी डिटेल बैंक स्टेटमेंट आपको वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई भी ऐसा अदर डॉक्यूमेंट जो कि वो बोल रहे हैं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड अपने आप को करेंगे। रजिस्टर करते ही जो इंपॉर्टेंट
इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जैसे आपके नॉर्मल में दिखाई देता है यहाँ पे भी ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। फिर आपका एक टेम्परेरी नंबर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, उसके विद द हेल्प उसके साथ आप क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। अच्छा, फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा रिटर्न फॉर्म फिल करना है, 1 फिल करना है, 2 फिल करना है, 4 फिल करना है, 5 फिल करना है, कैसा फिल करना है, ठीक है। 1 को हम सहज कहते हैं और ITR 4 को हम सरल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेप क्या है, बहुत आसान सा है। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक लॉगिन यूजर नेम कहते हैं ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है। उसके मदद से आप क्या करेंगे, यूजर ID और आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आप उसकी मदद से क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अच्छा, लॉगिन करते ही साइड में ऐसे 3 ऐसे डंडे नजर आते हैं, जैसे मेल के अंदर भी नजर आते हैं, है ना। मैं इनको मेन्यू बार कह सकती हूँ, है ना। यहाँ पर आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको पूरी लिस्ट नजर आ जाएगी, आपको क्या करना है। तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न को। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करने के बाद फिर उसमें बताएगा कि आप कौन से ईयर का टैक्स फिल करना चाहते हैं। हमने ये मोस्ट ऑफ GST में भी पढ़ा हुआ है, कैसे हम टैक्स को GST रिटर्न फाइल करते हैं, है ना। सेम एज इट इज यही है। फिर हम क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर को देखेंगे, दैट मीन्स किस साल के अंदर हम अपनी पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की। अच्छा, फिर हम बात करेंगे ITR फॉर्म सेलेक्ट करने की। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि क्यों हमारा जो असेसमेंट है ना कैसा है, रेगुलर है 139(1) है या फिर बिलेटेड है 139(5) है ना। अच्छा, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपके पास पहले से ही फिल हुई कुछ एक इन्फॉर्मेशन होगी, प्री फिल सम इन्फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने वहां पे भी तो डाटा फिल किया होगा ना, वो एज इट इज आपको वहां पे नीचे फॉर्म नंबर 16 के साथ आपको मिलेगी। आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ने के बाद वो कहेगा कि हाँ एक्सेप्ट, या फिर आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, अल्टर करना चाहते हो। 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप दोनों में से एक क्लिक करेंगे। तो एक्सेप्ट किया तो आपके पास आगे प्रोसीड कर जाओगे। अच्छा, आगे प्रोसीड किया तो आप सारी की सारी इनकम की डिटेल देंगे कि मेरी जो इनकम है इस साल कहाँ से हुई है। अच्छा, डिटेल देने के बाद आप ये बताएंगे कि मुझे डिडक्शन कितनी लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपको अपने आप वो कैलकुलेट करके बता देगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती क्या है। बस आपको डिटेल अच्छे से बिल करनी है, टैक्स लायबिलिटी अपने आप बता देगा। अच्छा, जैसे ही टैक्स लायबिलिटी को मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, आपने एक्यूरेट कर दिया, ये चेकआउट कर लिया कि हर चीज सही है, आपने उसको पेमेंट कर दिया, फिर आपके पास जैसे फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन करते हो, यूजर ID पासवर्ड आने के लिए आपके पास क्या आता है, OTP आता है ना, 1 टाइम पासवर्ड जिसे हम कहेंगे, या तो मोबाइल नंबर पे आ सकते हैं या फिर आपकी मेल पे आता है ना। क्या होगा फिर, उससे आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ ये आपका ही नंबर है, ये आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं ना, यहाँ पे भी सेम होता है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद हर चीज तो ई-वेरिफिकेशन होती है, चाहे वो किसी के हिसाब से हो, आधार कार्ड नंबर के बेस पे हो सकता है या फिर नेट बैंकिंग की मदद से हो, किसी भी के बेस पे हो सकता है। आपको वेरीफाइड करना, एक पासवर्ड आएगा वो आपको वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। फाइनली फिर सबमिशन का पॉइंट आता है, आप पेमेंट कर देते हो, फिर आपको एक क्या मिल जाती है, एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। ये तो प्रोसेस जो मैंने बताई है याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार आई है। मैंने आपको बताया प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर 2023 का देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2022 का देखिए, वहां पे आपको सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, ये सब फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, पोस्ट फिलिंग, दैट मीन्स फिल करने के बाद की जो ड्यूटी रहती है ना आपकी ड्यूटी है, ये जो फिल कर रहे हैं क्या है कि जो आपने पेमेंट की है उसको, आपकी जो रिसीट है उसको प्रिंट करें, या फिर मैं कहूँगी अपने पास डाउनलोड करके सेव कर ले, कि आपके पास एक तरह से नॉलेज रह जाएगी कि हाँ मैंने कर रखा है, ठीक है। हाँ, उस जो ट्रैकिंग नंबर आएगा, जो आपके पास जो सीरियल नंबर आ जाता है, उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि हाँ असेसिंग ऑफिसर हमारी पॉइंट ऑफ, हमारी जो डिटेल है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके ऊपर कहाँ तक वो प्रोसेस कर चुकी है। हम अपनी प्रोसेस को चेक कर सकते हैं, अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, पे एंड टैक्स लायबिलिटी फिर एप्लीकेबल मीन्स कि अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 50,000 लायबिलिटी बनती थी, इनकम टैक्स ऑफिसर आपने इंटीमेशन दिया कि आपकी 70,000 बनती है, तो आप उसी टाइम पे क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो ऑनलाइन होने के ना काफी सारे आपको बेनिफिट भी मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, क्या आपके लिए कन्वीनियंस है, ठीक है। आप वो पेपर वर्क नहीं कर रहे कि ऐसे पेपर पे कर रहे हैं फिर आगे पहुंच रहे नहीं, आपको एक्यूरेसी से बता रहे हैं कि आपकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपने कैसे सबमिट की है।
अच्छा, तीसरा बेनिफिट क्या है, फास्ट प्रोसेस है, सिक्योर रहने वाला है। किसी भी, अब देखो मैं जैसे नॉर्मल जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सुबह मैं मान के चल रही हूँ 10 से 5 बजे तक ओपन है, ठीक है डिपार्टमेंट। अच्छा, आपको टाइम मिल रहा है रात को 10 बजे काम करने का, तो आपको इंटरनेट के मदद से आप क्या कर रहे हैं, ई फाइलिंग रिटर्न करने से आपको क्या है, आप किसी भी टाइम, किसी भी रात है सुबह है कैसे भी टाइम है, आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इजीली आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, अपनी स्टेटमेंट को आप किसी भी टाइम चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, फास्टर रिफंड है, अगर आप पेमेंट के लिए फास्टर है तो ऑब्वियस ही बात है रिफंड भी आपको जल्दी से मिल जाएगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर है। अच्छा, डिसएडवांटेज यही है कि कई बार टेक्निकल इशू आ जाता है, आपको कंप्यूटर की या फिर मैं कहूँ कि आईटीआर फिल करने की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी उन पर्सन के लिए है जो कहीं ना कहीं इनके बारे में नॉलेज नहीं होती, जैसे डिडक्शन है ना। अब कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे तो समझ जाएंगे कि डिडक्शन क्या होती है, एग्जाम्पशंस क्या होती है, एटीसी का मतलब क्या है, बट जब आप क्या करते हैं अपनी नॉर्मल रिटर्न भरते हैं या फिर आप एलआईसी करवाते हैं, तो एलआईसी करवाने के बाद जो आप एलआईसी में आप जो पैसा इन्वेस्ट करें ना उसके ऊपर भी डिडक्शन मिलती है। सो ये सभी चीज़ें तो वही पर्सन समझ पाएगा जिसको इन चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज होगी। क्लियर है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं, और ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आपका कम से कम 22 से 23 नंबर, 22 से 25 नंबर लेकर चलिए, ये चैप्टर आपको जरूर देके जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9 आपको पे करने होंगे इस पर्टिकुलर नोट्स के लिए, ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।